Myself Dipti Rangnani. Today we will deals with spectroscopy, and in this series today we will study rotational spectrum. जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ को के अणु को थोड़ी सी दी गई जो ऊर्जा है वो अणु में घूर्णन उत्पन्न कर सकती है, जिससे कि हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम या घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और यह कम ऊर्जा सूक्ष्म तरंगों या माइक्रोवेव रीजन से मिलती है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है उसे हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। इसको समझने के लिए हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल रिजिड रोटेटर का लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यह एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है ए बी, और इस डायटोमिक मॉलिक्यूल में ए का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो m1 है और बी का जो द्रव्यमान है वो m2 है, और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। Cg जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, A और B के बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी Cg है। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो A का डिस्टेंस है वो r1 है, B का डिस्टेंस r2 है, और टोटल डिस्टेंस A और B के बीच में r है। माना कि यह अण AB उस अक्ष पर घूर्णन करता है जो कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरती है, तो दोनों ओर के जो आघूर्णों का मान है, जो मोमेंट है, वो बराबर होंगे, जैसा कि दिखाया गया है इक्वेशन में m1 r1 इक्वल टू m2 r2। और इसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर है। अब हमें पता है कि इस फिगर में दर्शाए अनुसार r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 है, और चूँकि हम कह चुके हैं कि m1 r1 इक्वल टू m2 r2 है, तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2 वाली इक्वेशन में r2 की जगह r माइनस r1 सब्स्टिट्यूट करने पर हमें r1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और m2 r2 इज इक्वल्स टू m1 r1 सेम इक्वेशन में अगर हम r1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें r माइनस r2, तो हमें r2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस r1 और r2 की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है साइड में, उसको हम टोटल जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल जड़त्व आघूर्ण जो है I इज इक्वल्स टू होगा m1 m2 r अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस m2 m1 r अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को खोलने पर और इक्वेशन को एक्सपेंड करके सॉल्व करने पे हमें लास्ट में इक्वेशन प्राप्त होती है जड़त्व आघूर्ण की I इज इक्वल्स टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जिसको कि हम म्यू आर स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि म्यू रिड्यूस्ड मास है, और रिड्यूस्ड मास जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए हम मास यूज़ करते हैं, और डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमें रिड्यूस्ड मास म्यू यूज़ करते हैं। अब चूँकि ये मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर रहा है, रोटेट करने वाले जो मॉलिक्यूल होता है उसके लिए हम कोणीय संवेग यूज़ करते हैं। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। यहाँ पर I जो हमने ऊपर निकाल चुके हैं म्यू आई आर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण है, और ओमेगा उसकी रोटेशनल वेलोसिटी है, कोणीय वेग है। क्योंकि हमें पता है कि जो L होता है कोणीय संवेग जो होता है वो क्वांटाइज होता है, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट जे जे प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, और जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू एल ई रोटेशनल इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 2i ऑल्सो। तो इसमें हम L की वैल्यू जे जे प्लस 1 डालने पर हमें ई रोटेशनल प्राप्त होगी जे जे प्लस 1 h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर i, और ये जो h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर i है ये कांस्टेंट है, साथ में जे जे प्लस 1 जे रोटेशनल क्वांटम नंबर है वो वेरी करती हैं, और ये जो फॉर्मूला है वो जूल में है। जूल को अगर हम सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करें तो उसे एच से डिवाइड करना पड़ेगा, और ई जे अगर सेंटीमीटर इन्वर्स में लिखना चाहते हैं तो उसको ई जे बार से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ई जे बार इज इक्वल्स टू होगा ई जे अपॉन एच सी इज इक्वल्स टू, अबव इक्वेशन को एच से डिवाइड करने पे हमें प्राप्त होगी इक्वेशन h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे जे प्लस 1, और इसको हम कह सकते हैं चूँकि फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है इसलिए h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी की जगह b सब्स्टिट्यूट करेंगे, b इज़ रोटेशनल कांस्टेंट, और इक्वेशन बन जाएगी ई जे बार इज इक्वल्स टू बी जे जे प्लस 1, जहाँ पर j रोटेशनल क्वांटम नंबर है और इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। इस फॉर्मूले में अगर हमें ई जे बार निकालनी हो j इक्वल टू 0 के लिए, जैसा कि इसमें दिखाया गया है ई जे बार की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि j की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने पर ई जे बार का जो फॉर्मूला है बी जे जे प्लस 1 वो 0 के बराबर प्राप्त होता है। j इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू 2b प्राप्त होती है, j इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू 6b प्राप्त होती है, और j इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू उसकी 12b प्राप्त होती है। अब
इसी के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रम जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रम है, इसके लिए हम सिलेक्शन रूल देखते हैं। तो सिलेक्शन रूल क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जब एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है उसके लिए घूर्णन वही संपन्न होते हैं जिनके लिए घूर्णन क्वांटम संख्याओं के मान में अंतर जो है वो यूनिट का हो या इकाई का हो, बढ़ोतरी या कमी इकाई की हो। तो इसलिए जो उसके लिए सिलेक्शन रूल होगा वो डेल्टा जे इक्वल टू +-1 है। प्लस जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए है, -1 जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। अब चूँकि कोई भी मॉलिक्यूल एक क्वांटम नंबर से दूसरे क्वांटम नंबर वाले उसमें ऊर्जा स्तर में जाता है, जैसे जे से J+1 में जाता है, तो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। तो इसको निकालने के लिए न्यू बार J+1 निकालने के लिए हम वापस से वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं एनर्जी वाला BJ+1। तो यहाँ पर हमें J से J+1 में संक्रमण दिखाना है, तो पहले फॉर्मूला J+1 के लिए लगेगा, फिर फॉर्मूला J के लिए लगेगा। तो J+1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो BJ+1 J+2 आएगा, और J के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो BJ+1 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लास्ट में न्यू बार J+1 की वैल्यू प्राप्त होगी 2BJ+1। और इसी को अगर संक्रमण को अगर हम जो न्यू बार की जो वैल्यू है संक्रमण 0 से 1 के लिए देखेंगे तो 2 भी आएगी, 1 से 2 के लिए देखेंगे तो 4 भी आएगी, 2 से 3 के लिए देखेंगे तो 6 भी आएगी, 3 से 4 के लिए देखेंगे तो 8 भी आएगी। और हम ये देख रहे हैं कि जो दो स्पेक्ट्रल लाइन है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा न्यू बार को हम कह सकते हैं वो 2B के बराबर है। तो अगर हम इस डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रम देखें तो वो चित्र में दर्शाए अनुसार प्राप्त होता है। इसमें हमें जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर तो हमने 2B, 4B, 6B, 8B, 10B इसका न्यू का डिफरेंस लिया है, डेल्टा न्यू का डिफरेंस जो है वो ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पर हम रोटेशनल एनर्जी ले रहे हैं, और वाई एक्सिस की जो राइट हैंड साइड है उस पर हम जे की वैल्यू ले रहे हैं, J = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो J = 0 पे हमें पता है एनर्जी 0 थी, J = 1 पे एनर्जी 2B है, सेकेंड लाइन दिखाई गई है, J = 2 पे एनर्जी 6B है, J = 3 पे एनर्जी 12B दिखाई गई है, J = 4 पे 20B है, J = 5 पे 30B है, और J = 6 पे 42B है, जो कि इसमें दिखाए गए हैं। तो मॉलिक्यूल अगर 0 से 1 में जा रहा है, 0 से 1 में जा रहा है तो 2B पर इस पे लाइन प्राप्त हो रही है, अगर 1 से 2 में जा रहा है तो 4B पे लाइन प्राप्त हो रही है, और अगर जो है 2 से 3 में जा रहा है तो 6B पे लाइन प्राप्त हो रही है, उसके बाद 8B, 10B और 12B पे लाइन प्राप्त हो रही है, और सब स्पेक्ट्रल लाइनों के बीच में जो गैप है वो 2B के बराबर है। तो इस तरह से एक जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसका घूर्णन स्पेक्ट्रम हमें 3 एक्सिस पे प्राप्त हो रहा है, जिसमें हमने वाई एक्सिस की लेफ़्ट में तो रोटेशनल एनर्जी रखी है और राइट में हमने J क्वांटम नंबर रखा है, और नीचे हमने डेल्टा न्यू की वैल्यू रखी है। अब हम नेक्स्ट इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो इस लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।